हेलो दोस्तों, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आर दी पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हर समस्याओं का एक अपना हल होता है, वो समय के अनुसार आता जाता है। इसलिए हम पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे और भविष्य के सुनहरे भविष्य की हम कल्पना करेंगे। हम पढ़ाई कर सकते हैं और पोस्ट का इंतजार कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी की जो सिलेबस हमारा चल रहा है उसमें संघ लोक सेवा आयोग नामक जो टॉपिक था उसका मैंने पहला वीडियो तैयार कर दिया है, उसी का दूसरा वीडियो आपके पास है। देखिए, आज इसमें आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, ये तीनों आपको समझ में आने वाली हैं। यदि आप नहीं भी तैयारी करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके कर्मचारी हैं, केंद्र के हैं, राज्य के हैं या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के हैं, या फिर आपको दुविधा हो जाती है समझने में। तो आइए हम इन बातों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूपीपीएससी का गठन कर दिया था। 1926 में ली आयोग, ली कमीशन जो आया था उसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1926 में जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आया था, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर बार बार दोहरा रहा हूं, आया था 1926 में। 1926 में आया था, जिसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल वहां पे शब्द था, केंद्रीय था। अब इसका नाम आगे चल के बदल दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आएगा तो इस सेंट्रल शब्द को हटा के फेडरल कर दिया जाएगा। फेडरल कर दिया जाएगा। फेडरल का भी अर्थ होता है संघ, यानी संघीय, लेकिन संघ को एक और नाम से जाना जाता है, यूनियन। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये जब प्रस्तावना पढ़ते हैं आप कभी संविधान में, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, वहां पर आप आर्टिकल 2-3 वगैरह जब स्टार्ट होता है, वहां पर संघ और फेडरल मतलब यूनियन और फेडरल में अंतर भी समझाया गया है। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर तो नहीं होता, लेकिन एक दृष्टि से बड़ा अंतर भी होता है। फेडरल और यूनियन में अंतर होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो समझना पड़ेगा, टेक्निकल बातें हैं। अब 1926 में ली आयोग यानी ली कमीशन की सिफारिश पर क्या कर दिया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी केंद्रीय सेवा लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। 1922 में पहली बार परीक्षाएं, आईसीएस की पहली बार परीक्षाएं भारत में हुई थी। भारत के किस शहर में हुई थी, मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद शहर में हुई थी। ठीक है, 1954-55 में क्या हुआ था, जब आईसीएस की परीक्षाएं होना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से 1921 तक क्या हुआ था, हमेशा परीक्षाएं लंदन में हुआ करती थी। बहुत प्रयास हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, आयु सीमा में कटौती की गई, भारतीयों को आईसीएस से बाहर करने की कोशिश की गई। इसकी सबकी बातें मैंने पिछले वीडियो में कर ली है। अगर देखना है, इंटरेस्टिंग है तो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझना। यानी यदि आप सर्विसेज में आना चाहते हैं, लोक सेवा में आना चाहते हैं, तो ये बातें तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो लोक सेवा आयोग यानी वर्तमान का यूपीपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित हुआ था 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। उसमें जो सदस्य संख्या थी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी 5 मेंबर्स हो गए थोड़े। वर्तमान में मेंबर्स को लेकर बहुत दिक्कत है। संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, सदस्य संख्या को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। इसको डिपेंड करता है राष्ट्रपति क्या कब करना चाहता है। हालांकि जो मार्जिन है 9 से 10 के बीच में रहता है वर्तमान में, लेकिन एक अध्यक्ष काउंट करना पड़ेगा और सदस्य संख्या कुछ भी हो सकती है, स्थायी नहीं है, निश्चित नहीं है वर्तमान में। उस टाइम पर सदस्य संख्या 4 थी और एक अध्यक्ष हुआ करते थे। जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम जानना बहुत जरूरी है। उनका नाम हुआ करता था रोज वारकर, रोज वारकर। ठीक है, रोज वारकर उनका नाम था। और 1926 में एफपीएस यानी फेडरल सर्विस कमीशन का स्थापना अभी नहीं हुआ है। कब होगा, 1935 आते आते।
ठीक है। अब 1926 में आपका हो चुका है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में जब चलेंगे तो इसका नाम एक बार और बदला जाएगा। अब इसका नाम क्या किया जाएगा? संघीय लोक सेवा आयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संघीय लोक सेवा आयोग। मेरे दोस्त मेरे भाई, संघीय का मतलब यहाँ पर फेडरल था। वर्तमान में संघ का मतलब यूनियन होता है। वर्तमान में भी संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। उस टाइम पर भी संघ लोक सेवा या संघीय लोक सेवा आयोग आ चुका था, लेकिन संघ का मतलब फेडरल हुआ करता था। वर्तमान में संघ का मतलब यूनियन से लिया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है ना। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो 1935 में फेडरल शब्द आया था यानी एफपीएससी आया था, उसको बदलकर अब 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? एफ को हटाकर यू जोड़ दिया गया यानी यूनियन कर दिया गया। तो इसका नाम हो गया यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर यूपीएससी का गठन हो चुका है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से रजिस्टर हो चुका है। आपके आर्टिकल किस आर्टिकल में? यूपीपीएससी का नाम है। आगे चल के पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बन रहा है तो देखते रहिए। तो नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ कि आगे आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, देश में सेवा का भाव है। हम जानते हैं हमारे देश में सेवा का भाव है। सेवा लेना है कि सेवा देना है, ये बात की बात है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में सेवा का भाव है। सर्विसेस देना होता है और सर्विसेस लेना होता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का नाम आपने सुना होगा। केंद्रीय यानी स्टेट केंद्रीय सेवाओं का नाम सुना होगा। सेंट्रल सर्विसेज का नाम सुना होगा और आपने स्टेट सर्विसेज का नाम भी सुना होगा। ये सब क्या होते हैं, इनकी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है। अब जब 1950 में भारत का संविधान बन चुका है, उस टाइम पर यह कहा गया कि हम भारत की जो सेवाएं हैं, भारत में लोगों को जो सेवाएं कर रहे हैं यानी जो कर्मचारी हैं, उनको वर्गीकृत करें। तो उनको बांटने का काम किया गया 26 जनवरी 1950 के संविधान में ही। और कहा गया कि भारत में जो सर्विसेज हैं वो 3 प्रकार की होंगी। भारत में जो सर्विसेज हैं वो 3 प्रकार की होंगी। पहली जो सर्विसेज है उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरे का नाम रखा गया केंद्रीय या संघीय सेवाएं। केंद्रीय या संघीय सेवाएं, इसका इंग्लिश में कह सकते हैं आप सेंट्रल सर्विसेज। राज्यों की सेवाएं यानी पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, जैसे आपका एमपीपीएससी वगैरह हो गया, ये अलग सेवाएं हैं। तो कितनी सेवाएं हो गई? केंद्रीय हो गई, केंद्रीय सेवाएं, जिसको संघीय सेवाएं भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सेंट्रल सर्विसेज कह सकते हैं। दूसरा अखिल भारतीय सेवा है, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कह रहे हैं। तीसरा आपका क्या है? राज्यों की सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट हैं। अब जो अखिल भारतीय सेवा है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, नाम सुनने से मतलब सपनों की दुनिया दिखाई देती है। अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में 3 प्रकार की होती हैं। आईएएस, आईपीएस बाबा, और तीसरा कौन हो गया? आईएफएस। लेकिन आईएफएस जो सुनने में शायद आपको ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, ये जब 1950 में भारतीय संविधान बना था, उस टाइम पर ये था भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पानी ले लूं, थोड़ा सा गला सूख रहा है। तो 2 प्रकार की सेवाएं शामिल की गई थी। अब अखिल भारतीय सेवाओं का जो नियमन है, रेगुलेशन है, 1951 के अधिनियम के द्वारा होता है। अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वर्तमान में अनुच्छेद 312 के प्रावधान में है। अब इसमें संसद क्या है? संसद द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। कुछ इसमें और सेवाओं को जोड़ने का जिक्र भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 309 का प्रयोग करके भी संसद इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो जो यूपीपीएससी का जो मूल मंत्र है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मूल मंत्र है वो भारत की एकता है। मूल नियंत्रण में क्या है? संपूर्ण भारत को अपनी सेवा देते हैं।
संपूर्ण भारत को अपनी सेवा का भाव देने का अर्थ है राज्य और केंद्र दोनों जगह, राज्य, केंद्र और संघ शासित प्रदेश दोनों जगह, ये लोग तीनों जगह मान सकते हैं कि हर जगह ये सेवाएं देते हैं। अखिल भारतीय है ना, ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में ये सेवा देंगे। अब पूरे भारत में राज्य स्तर भी आ जाता है, केंद्र स्तर भी आ जाता है, संघ स्तर भी आ जाता है, तो ये पूरे भारत में घूम घूम के सर्विसेज देते हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन लगा है, आईपीएस में भी इंडियन लगा हुआ है और आईएफएस में भी इंडियन लगा हुआ है। अब क्या किया गया, इन सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो 1963 में कहा गया कि हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी इंजीनियरिंग से और मेडिकल से और तीसरा आईएफएस यानी फॉरेस्ट से हम सेवाएं लेंगे और 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं और देंगे। पहले 2 हुआ करती थी, अभी तीसरा 1966 में बनेगा आईएफएस। ठीक है, 1963 में यह जिक्र हो रहा है कि हम एक फॉरेस्ट, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा मेडिकल, ये 3 सर्विसेज जोड़ के 5 ऑल इंडिया सर्विसेज कर देंगे। लेकिन 1966 में क्या हुआ, इन तीनों में से केवल आईएफएस को चुना गया यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को चुना गया और इसको अखिल भारतीय सेवा मान ली गई संसद के द्वारा। अब जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं 1966 से वो 3 होती हैं जो मैं नाम बता चुका हूं। अब 1963 में ये कहानी हो चुकी है। इस प्रकार की सेवाएं में राज्य और केंद्र दोनों के अधीन काम करने की जिम्मेदारी होती है। ये क्या होता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी होते हैं यानी जो सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वो राज्य और केंद्र दोनों जगह पर रहकर सेवाएं देते हैं और राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदारी, दोनों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। बहुत अच्छी सेवा है, राज्य को भी संभालते हैं, केंद्र को भी संभालते हैं। ठीक है, पर ये भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करते हैं। मतलब ये भारत के एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, एकता का प्रतीक भी दिखाने की कोशिश करती है ये सर्विसेज। अब केंद्रीय, दूसरी बात आपको ये भी समझ लेनी है, यूपीपीएससी और सेंट्रल, जब हम सेंट्रल और केंद्रीय सर्विसेज को पढ़ा देंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, तभी बताएंगे हम। केंद्रीय या संघीय लोक सेवाएं हैं, ये पूर्णतः केंद्र के अधीन सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज पूर्णतः यानी पूरी रूप से केंद्र के अधीन सेवा नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय या संघीय सेवाएं हैं जिसको इंग्लिश में सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है, जैसे आर्मी हो गई, डाक सेवा हो गई, आपकी आर्मी है, डाक सेवा है, दूसरी रेलवे है, ये टाइप की जो सेवाएं हैं पूरी तरह से केंद्र के अधीन सेवाएं हैं। ये अपनी सेवाएं केवल केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। 4 प्रकार के कर्मचारी यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी श्रेणी के कर्मचारी होंगे, यानी ए बी सी डी ग्रुप के कर्मचारी होते हैं। ए और बी के ग्रुप के कर्मचारी क्या होते हैं, थोड़ा उच्च पदों पर होते हैं, जिनको गजेटेड ऑफिसर भी कहा जाता है। बी कैटेगरी और ए कैटेगरी दोनों गजेटेड कहलाते हैं। सी कैटेगरी के कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह हो गए, ये सी कैटेगरी में आते हैं। टाइपिस्ट और लिपिक बाबू ये सब सी कैटेगरी में आते हैं। और चौथी कैटेगरी यानी डी में आपके चपरासी और दफ्तरी टाइप के कर्मचारी आते हैं। अब जब ये केंद्रीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति कौन करता है, यूपीपीएससी के किस पर, सिफारिश पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यूपीपीएससी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 309 के तहत संसद इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। राज्यों की जो लोक सेवाएं होती हैं, राज्यों की लोक सेवाएं जैसे एमपी की बात करें तो एमपीपीएससी, सीजी की बात करें तो सीजीपीएससी, बिहार की बात करें तो बीपीएससी, ऐसी जो पीएससी सेवाएं होती हैं पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट कहलाती हैं। इसमें राज्यों के अधीन रहकर हम अगर एमपीपीएससी निकालते हैं तो राज्य के अधीन रहकर ही अपनी सेवाएं देंगे, कभी हम केंद्र के अधीन नहीं जा पाएंगे। ठीक है, संसद 309 के द्वारा इसमें मतलब परिवर्तन भी कर सकती है। संसद क्या करेगा इसमें, अगर राज्य की बात हो रही तो विधानमंडल इसमें परिवर्तन कर सकता है। अब जो मेरा उद्देश्य या फिर हम लोगों का जो टॉपिक था मेन रूप से, वो संघ लोक सेवा आयोग था। संघ लोक सेवा एमपीपीएससी की परीक्षा में एक टॉपिक बनकर आ चुका है। तो इसमें बात की गई है अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक।
अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी का क्या है, जिक्र किया गया है। अब इसको हम पढ़ने से पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसका संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, दूसरे इसका गठन, संरचना, नियुक्ति, कार्य और क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ कार्य शक्तियां और अन्य तथ्य भी पढ़ेंगे। मेन रूप से हम संवैधानिक प्रावधान को समझेंगे, संरचना या गठन को समझेंगे, कार्यकाल समझेंगे, कार्य एवं शक्तियां समझेंगे और कुछ अन्य तथ्य यानी ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हमको पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग में से जो 14वां भाग है यानी भाग 14 में इसका जिक्र किया गया है। भाग 14 के अनुच्छेद 315 में यह कहा गया है कि यह एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था होगी और अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, पदमुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके कार्यों का वर्णन किया गया है, इसके मतलब स्वतंत्रता की बात की गई है, पद मुक्ति की बात की गई है और इसमें संशोधन क्या क्या हो सकते हैं, लोक सेवा आयोग का खर्चा कैसे होगा, संचित निधि कैसे आएगा, इन सब चीजों की जिक्र की गई है। तो सबसे पहले हम एक एक आर्टिकल को उठा लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 315 की। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। संघ एवं राज्यों के लिए, देखिए अनुच्छेद 315 में संघों के लिए भी बात किया गया है यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है और तीसरा जो लोक सेवा आयोग की बात की गई है वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है। इसमें क्या होता है, दो राज्य यदि चाहते हैं कि हम दो राज्य मिलके एक अपना आयोग बनाएं तो यूपीपीएससी की सिफारिश पर राज्यों के राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, एक आयोग का गठन कर लिया जाता है जिसको संयुक्त राज्य सेवा आयोग का नाम दे दिया जाता है। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ या फिर ये आपको मानना है उदाहरण के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और एमपी हो गया, ये मिलकर अपना एक लोक सेवा आयोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका अलग अलग बना है। ऐसा एक बार हुआ था हरियाणा और उसमें पंजाब के उसमें हुआ था कुछ समय के लिए, वर्तमान में कहीं पर भी देखने को लगभग नहीं मिलता है। तो अनुच्छेद 315 में ये बात की गई है, संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है ना, इसलिए अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र कर दिया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान है। नियुक्ति एवं कार्यकाल, देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए थोड़ा सा अलग है। संघ लोक सेवा आयोग में 6/65 यानी 6 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, तक नहीं शब्द जोड़ेंगे। इनका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का होगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाएगा वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष रह सकता है। लेकिन राज्यों के लिए 6/62 यानी 6 से लेके 62 ईयर का प्रावधान किया गया है, इनमें से जो पहले होगा। ठीक है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगर एक बार अध्यक्ष, मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अब रिटायर हो चुका है तो फिर से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यदि रिटायर हो जाता है तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन उसी राज्य का नहीं बनेगा। अगर कोई सदस्य, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो पद मुक्त हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अगर पात्र होगा किसका, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अन्य किसी भी भारत के किसी भी पद पर नहीं जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अनुच्छेद 317 में चलते हैं तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन का
क्या किया गया वर्णन। तो बर्खास्त कब किया जाएगा, निलंबित कब किया जाएगा, ये तो आपको पता है। कदाचार यानी मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर कोई कर रहा है, राष्ट्रपति पाता है कि किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने क्या किया, मिसबिहेवियर किया या कानून का पालन नहीं किया, तो क्या करता है, उसको पद से मुक्त कर सकता है। लेकिन कब, अनुच्छेद 145 में ये कहा गया है, यदि ऐसी कोई यदि ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जांच करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा। जांच में यदि सही पाता है तो फिर राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या हटा सकता है, यदि उसको लगता है कि ये जो अध्यक्ष है या सदस्य है पागल है, दिवालिया है, मानसिक रूप से मतलब असक्षम है, तो इसको पद से हटा सकता है। 318 में बात की गई है कि आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, संसद को होगी। 309 अनुच्छेद 309 में भी ये बात कही गई है कि संसद इसमें कुछ प्रावधान कर सकती है। अब अनुच्छेद 319 में चलते हैं। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, इसका जिक्र मैंने कर दिया है। आयोग 319 में ये किया गया है, वही बात है कि क्या जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। अब संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है भारत सरकार व किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं कर सकता। कौन, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, अगर वो अपने पद से रिटायर हो जाता है तो उसका फ्यूचर खत्म, उसका कैरियर खत्म, अब वो कहीं कोई पद धारण नहीं करेगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है। कुछ ही देर पहले मैंने ये बात बताई है। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग का यदि अध्यक्ष है, ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का यदि अध्यक्ष है तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो थे पद मुक्त होने के बाद अध्यक्ष के लिए दावेदार हो सकते हैं, यानी वो पा सकते हैं अगर उम्र उनकी 65 साल से अधिक ना हुई होगी। तो वैसे जो होता है, सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, राज्य या केंद्र में काम करने का, सरकारी पदों पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। अब आयोग के अध्यक्ष ये बता दिया मैंने। लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, लोक सेवा आयोग के कार्य यानी यूपीएससी के कार्य को आपको समझना बहुत सरल है। हर वर्ष क्या करती है यूपीएससी, एक मथनी लेती है, मथनी को क्या करती है, मथती है और वहां से क्रीम लड़कों को निकालती है और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों को भर लेती है। तो ये क्या करती है, परीक्षाएं आयोजित करती है। अन्य परीक्षाएं जैसे राज्य की हो गई या संयुक्त लोक सेवा आयोग की हो गई तो उनको सिफारिश देने का काम भी कर सकती है, कुछ संशोधन वगैरह करवाती रहती है, बीच बीच में सिफारिश करती रहती है परीक्षाओं के बारे में, उसको क्या कैसे ट्रीट किया जाए, मैनेजमेंट का पूरा काम है उसका। परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी, कब होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब निर्धारित करता रहता है। अब अनुच्छेद 321 में जो बात की गई है, 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्तियां ये किसको दे दी गई हैं, संसद को दे दी गई हैं और राज्य के अंदर यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर राज्य के विधानमंडल को दे दी गई है। अब अनुच्छेद 322 की बात कर लेते हैं। तो लोक सेवा आयोग का जो खर्चा है वो संचित निधि से पूरा किया जाएगा, बहुत सरल है। 323 है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के लिए क्या किया जाएगा, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार करेगा, उस प्रतिवेदन को ले जाके राष्ट्रपति के सामने रखेगा। अब राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के सामने पेश करवाएगा। अब ये जो प्रतिवेदन है संसद चाहे तो मान सकती है चाहे तो नहीं मान सकती है, लेकिन ना मानने का कारण उसको बताना पड़ेगा। और राज्यों के अंदर राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल के प्रति राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रतिवेदन लेके जाता है, फिर राज्यपाल इसको विधानमंडल के मतलब विधानसभा में रखवाता है, चाहे तो विधानसभा माने चाहे तो न माने, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है ना। तो ये संघ लोक सेवा आयोग का एक इंट्रोडक्शन
टाइप का मान सकते हैं आप। और डिटेल से यदि आपको बात करनी होगी तो हम उस टाइम पर बात करेंगे जिस टाइम पर हमारी एमपीपीएससी की परीक्षाएं जो होंगी एकदम पास होंगी, तो हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने भाई का वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।